India Legal presents Courts Roundup. झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब नहीं टलेगा। इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द चुनाव कराए। ओबीसी को आरक्षण नहीं देने के नाम पर पंचायती राज के पद खाली नहीं रखे जा सकते। ऐसे में झारखंड पंचायत चुनाव में इसी महीने वोट डाले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव पर अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने अपने पहले के आदेश के आलोक में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर झारखंड में प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने के बाद प्रचार कार्य भी शुरू किए हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा, क्योंकि राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए अदालत इसमें फिलहाल कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने आगे कहा कि भविष्य में होने वाले चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की ओर से याचिका दायर की गई थी। झारखंड में 4 चरणों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं, लेकिन इसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ही उन्होंने याचिका दायर की थी। सरकार ने सदन में इस बात को साफ कर दिया था कि फिलहाल ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराना संभव नहीं है, क्योंकि चुनाव न होने से गाँव का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। तब उन्होंने ओडिशा, तमिलनाडु और बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा था कि वहां पर बिना ट्रिपल टेस्ट के चुनाव कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा था कि इसके लिए अलग कमेटी बनेगी। हालांकि चौक चौराहों पर मामले को लेकर बाजार गर्म है। जिम्मेवार लोग इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। इधर प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर से पूरी तरह से चुनाव में जुटे हुए हैं, तो वहीं तीसरे चरण के लिए नामांकन खत्म हो गया है। राज्य में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 14 मई, दूसरे चरण का चुनाव 19 मई, तीसरे चरण का चुनाव 24 मई और चौथे चरण का चुनाव 27 मई को होना है। पहले और अंतिम चरण में 72 प्रखंडों में चुनाव होंगे। दूसरे चरण में 50 और तीसरे चरण में कुल 70 प्रखंडों में चुनाव होंगे। 17 मई से 3 चरणों में मतगणना होगी। चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएंगे। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद 9 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयुक्त ने झारखंड पंचायत चुनाव की आधिकारिक घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट में 25 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई हुई थी। तब 3 जजों की बेंच ने विस्तृत सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। सबसे पहले जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस अभय S. ओंका की अदालत ने इस मामले को सुना। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका को 3 जजों की बेंच में स्थानांतरित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर उद्धव सरकार को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सूबे की सरकार को 2 हफ्तों के अंदर बीएमसी और अन्य निकायों के चुनावों का कार्यक्रम जारी करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निकायों के लंबित चुनाव की तारीख 2 हफ्ते में घोषित की जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिलने के बाद ही चुनाव कराने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आदेश पर संवैधानिकता पर बाद में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अर्जी फिर खारिज कर दी है। महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के बगैर ही स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में चुनाव की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि ट्रिपल टेस्ट के बिना ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि राज्य में 2448 स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की तैयारी करें। महाराष्ट्र में 20 नगर निगम, 25 जिला परिषद, 285 पंचायत समितियों, 210 नगर परिषद और 2000 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है,
जिन नगर निगमों में चुनाव होंगे उनमें मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, नवी मुंबई, नागपुर, कोल्हापुर और सोलापुर समेत प्रमुख नगर निकाय शामिल हैं। महाराष्ट्र सरकार की सुप्रीम कोर्ट में दलील थी कि राज्य में नई नीति के मुताबिक परिसीमन का काम प्रगति पर है, लिहाजा एक बार परिसीमन हो जाए फिर चुनाव कराए जाएं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि हर एक 5 साल बाद स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएं। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही, देरी उचित नहीं है। अदालत ने साफ किया कि ये चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इसी मुद्दे पर दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा। इस साल मार्च में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण के मामले में महाराष्ट्र सरकार को राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी कोटे के तहत नहीं होंगे, जनरल सीट के तहत ही चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और महाराष्ट्र चुनाव आयोग को पिछड़ा वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर कार्रवाई करने से रोक दिया था। अंतरिम रिपोर्ट में स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी कोटा देने की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि अंतरिम रिपोर्ट शोध और अध्ययन के बिना तैयार की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर गठित आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आयोग को फटकार लगाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इधर सीनियर एडवोकेट पदनाम देने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने कहा कि 10 से 20 साल की प्रैक्टिस के प्रत्येक साल के लिए 1 अंक दिया जाना चाहिए। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि कुछ उच्च न्यायालय वकीलों को वरिष्ठ पद प्रदान करते हुए मनमाना और भेदभावपूर्ण गुप्त मतदान को एक मानदंड के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या इस तरह का मतदान इंदिरा जयसिंह बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अपने पहले के फैसले का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायपालिका द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ताओं के चयन और पदनाम के लिए अंकन प्रक्रिया में बदलाव किया है। जस्टिस यू ललित, रविंद्र भट्ट और पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह की प्रार्थना में वर्षों के अनुभव की बजाय मानकीकृत अंकन या स्टैंडर्डाइज मार्किंग की मांग को सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीनियर एडवोकेट पदनाम के लिए आवेदनों का आकलन करते समय हाई कोर्ट को 10 से 20 साल की प्रैक्टिस में रहने वाले वकील के लिए 10 अंक आवंटित करने की बजाय 10 से 20 साल की प्रैक्टिस वाले वकीलों को प्रत्येक साल की प्रैक्टिस के लिए 1 अंक आवंटित करना चाहिए। जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने ये स्पष्टीकरण जारी करते हुए सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह द्वारा दायर एक आवेदन में प्रार्थना की अनुमति दी। सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने प्रस्तुत किया कि कई हाई कोर्ट 10 से 20 वर्षों की प्रैक्टिस के लिए 10 अंक देने की प्रथा का पालन करते हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्हें इस मामले में वकीलों से प्रतिक्रिया मिली है, जिन्होंने कहा है कि 10 से 19 सालों की प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले सभी वकीलों को समान अंक मिल रहे हैं। जयसिंह ने इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर सीनियर डेजिग्नेशन देने के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंडों का पालन करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की थी। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि उन्हें इस मामले में वकीलों से प्रतिक्रिया मिली है। कोर्ट ने 2017 में उनकी याचिका में एक निर्णय दिया था, जिसमें कई दिशा निर्देश तैयार किए गए थे और हाई कोर्ट को नियम बनाकर इसे अपनाने का निर्देश दिया था। पिछले साल जयसिंह ने रिट याचिका में एक आवेदन दायर कर आगे के दिशा निर्देशों की मांग करते हुए कहा कि कई हाई कोर्ट द्वारा बनाए गए नियमों में विसंगतियां हैं। उन्होंने ये निर्देश देने की मांग की कि कट ऑफ अंक पहले से घोषित किए जाएं और फुल कोर्ट द्वारा गुप्त मतदान की प्रक्रिया को रोका जाए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार अपने विचारों को रिकॉर्ड में रखना चाहेगी। एसजी ने प्रस्तुत किया कि सीनियर पदनाम प्रदान करना न्यायालय द्वारा दिया गया सम्मान है और ये व्यक्तिगत साक्षात्कार के अधीन नहीं हो सकता। सॉलिसिटर जनरल द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे जाने के बाद पीठ ने कहा कि आवेदन में मांगी गई अन्य राहतों पर विचार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट। हाईकोर्ट में 3 से 4 दशकों से अधिक समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पटना, राजस्थान, बॉम्बे और उड़ीसा राज्यों के हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी, जहां पेरेंसी रेट ज्यादा है।
जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर गवई को अवगत कराया गया कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में ऐसी अपीलें हैं जो 20-30 वर्षों से लंबित हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित सबसे पुरानी अपीलें साल 1980 की हैं। जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जमानत की मांग करने वाला आवेदन दायर किया गया तो ये पता चला कि धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत दोष सिद्धि के खिलाफ अपील और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आजीवन कारावास की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष काफी समय से लंबित है। जब तक अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तब तक वो 3 साल की कैद की सजा काट चुका था। हाईकोर्ट के हलफनामे में जिन तथ्यों की जरूरत है वो है लंबित अपील की सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे दोषियों की कुल संख्या, सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच मामले को छांटना। ऐसे में मामलों की संख्या जहां ऐसे पुराने लंबित मामलों में जमानत दी गई है, जेल में दोषियों के मामलों की सुनवाई को प्राथमिकता देने के कदमों समेत अपीलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बेंच को बताया गया था। वास्तव में 1982 से 1991 तक औसतन 200 से ज्यादा अपीलें हैं। एकल न्यायाधीश के समक्ष कुल 14,112 अपीलें और डिवीजन बेंच के समक्ष 13,192 अपीलें लंबित हैं। कुल मिलाकर 1980 से 2020 तक कुल 27,304 अपीलें लंबित हैं। जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोट किया था उन लोगों के लिए एक सूची तैयार की जानी चाहिए जिन्होंने 14 साल से अधिक जेल काटी है और फिर से अपराध नहीं किया। दूसरी श्रेणी में वो हो सकते हैं जहां लोगों ने 10 साल से अधिक की जेल काटी है और एक बार में जमानत दे दी जा सकती है। हनुमान चालीसा विवाद में राजद्रोह के केस में जेल में बंद राणा दंपति को राहत मिल गई है। मुंबई के सत्र न्यायालय ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा वो इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर मीडिया से भी बात नहीं की जाएगी। इसके अलावा गवाह और सबूतों से छेड़छाड़ भी नहीं करने की शर्त लगाई गई है। अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत मिल गई है। सत्र न्यायालय ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी है। इसके बाद नवनीत राणा को जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले सुबह ही नवनीत राणा की जेल में तबीयत भी बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोर्ट ने राणा दंपति को सशर्त जमानत दी है। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति इस तरह का अपराध दोबारा नहीं करेंगे। इसके अलावा वे गवाह या सबूतों से भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। कोर्ट ने कहा है कि राणा दंपति इस मुद्दे पर ना ही प्रेस वार्ता करेंगे और ना ही मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई बयान देंगे। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता पाया गया तो उनकी जमानत को रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेशंस कोर्ट ने मुंबई पुलिस के लिए भी आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस को राणा दंपति को पूछताछ के लिए बुलाने के लिए 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। इसके अलावा राणा दंपति को जांच में सहयोग के निर्देश दिए गए हैं। बेल एप्लीकेशन नवनीत कौर राणा और उनके हस्बैंड रवि राणा की कोर्ट ने अलाउ कर दी है। कुछ कंडीशंस उन्होंने इम्पोज किए हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के लिए कोऑपरेट करोगे। पुलिस को भी डायरेक्शन है कि 24 घंटे के आगे उनको नोटिस इश्यू करनी है, या तो पर्सनली या तो उनके मोबाइल के ऊपर, और कंडीशन के हिसाब से उनको अटेंड करना होगा, कोऑपरेट करना होगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। सत्र के समक्ष जमानत याचिका ने निम्नलिखित आधार उठाए कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, कानून के विपरीत और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। उन्हें गिरफ्तार करने से पहले पुलिस द्वारा नोटिस जारी किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। आईपीसी की धारा 153A के तहत कोई गलत कारण नहीं था या धारा में उल्लिखित व्यक्तियों की दुर्भावना या घृणा की भावना पैदा करने का इरादा नहीं था। ये आरोप लगाया गया कि राज्य ने केवल उनके भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के इरादे से राजद्रोह का केस दर्ज किया। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों की गिरफ्तारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में हुई थी। इससे पहले हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव मामले में 3 आरोपियों वरवर राव, अरुण फरेरा और बर्नॉन गोजालिस द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उच्च न्यायालय के दिसंबर 2021 के फैसले की समीक्षा करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें डिफॉल्ट जमानत से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस
एस शिंदे और जस्टिस एन.जे. जमादार की बेंच ने कहा कि फैसले में कोई तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी, जैसा कि आरोपी ने दावा किया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया, जमानत की अर्जी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई, इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं कि तथ्यात्मक त्रुटि थी। क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं बनता है। हम स्पष्ट करते हैं कि पिछले फैसले में टिप्पणियां हमारे सामने रखे गए दस्तावेजों पर आधारित है। आवेदन खारिज किया जाता है। उच्च न्यायालय ने 8 आरोपियों को 1 दिसंबर 2021 को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि एक अन्य सह आरोपी सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अपने 1 दिसंबर के आदेश में अन्य 8 से भारद्वाज की याचिका की सीमांकन करते हुए कहा था कि पुणे पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने के लिए आवेदन की तारीख पर डिफॉल्ट जमानत के लिए भारद्वाज का आवेदन लंबित था। अदालत ने एक विचार किया था कि तीनों आरोपियों ने जमानत के लिए आवेदन नहीं किया था और इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी गई थी और इसे ठीक करने की आवश्यकता थी, क्योंकि तीनों आरोपी उस आदेश का लाभ नहीं उठा सके जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की ओर से पेश अधिवक्ता संदेश पाटिल ने तर्क दिया, पुनर्विचार याचिका कानून द्वारा प्रतिबंधित है क्योंकि प्रार्थना में अंतिम निर्णय में बदलाव या समीक्षा की मांग की गई थी। इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वो एक नाबालिग लड़की की याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करे, जिसमें उसके पिता को उसके लिवर का हिस्सा ट्रांसप्लांट करने की मंजूरी मांगी गई, जो कि गंभीर स्थिति में है। याचिकाकर्ता एक 16 वर्षीय लड़की ने अपनी मां के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, क्योंकि उसके पिता लिवर की बीमारी से पीड़ित थे, जिन्हें लिवर प्रत्यारोपण की आवश्यकता थी। मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम के तहत एक नाबालिग को अधिनियम के तहत गठित प्राधिकरण समिति से उचित अनुमति के साथ ही अंग या अंग के हिस्से के प्रत्यारोपण की अनुमति है। याचिकाकर्ता रिया सागर बियाणी ने कहा कि उपयुक्त प्राधिकारी ने सभी निकट संबंधियों को संभावित दाताओं के रूप में मूल्यांकन किया था। हालांकि बेटी को छोड़कर कोई भी चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त नहीं पाया गया। परिवार ने यह भी कहा कि वो एक और उपयुक्त दाता नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर बेटी ने एक आवेदन दायर किया था, लेकिन उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति माधव जमदार की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि क्योंकि नाबालिग के पिता की हालत गंभीर है, इसलिए आवेदन पर जल्द से जल्द फैसला किया जाना चाहिए। इसलिए बेंच ने समिति को 4 मई 2022 को या उससे पहले आवेदन पर फैसला करने का निर्देश दिया। चलिए इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.